गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू ऑल। पढ़ रहे हैं हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन, और लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ रहे हैं कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। रॉल्स लॉ जिसमें लगता है वो आइडियल सॉल्यूशन होता है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को रियल सॉल्यूशन भी कहते हैं, है ना, इसको हम लोग रियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव डेविएशन वाला और दूसरा नेगेटिव डेविएशन वाला। तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन वाला जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और आइडियल सॉल्यूशन, उसमें क्या फर्क बताया था। सबसे बड़ा जो फर्क है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है। आइडियल सॉल्यूशन में अगर हम दो लिक्विड लेते हैं, एक ए दूसरा बी, तो ए और बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लगभग बराबर होगा। और अब जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें जो मॉलिक्यूल ए और बी का होगा उनके बीच में भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले जैसा ही होगा। पॉजिटिव डेविएशन वाला में अब जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच में सॉल्यूशन में बनता है वो ओरिजिनल जो सॉल्वेंट ए था और बी था उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वीक होता है, कमजोर होता है। पॉजिटिव डेविएशन वाला में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर हो जाता है, और नेगेटिव डेविएशन वाला में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा भी जो होता है जीरो होता है, डेल्टा एच भी जीरो होता है। पॉजिटिव वाला में दोनों पॉजिटिव होता है और नेगेटिव वाला में दोनों ही नेगेटिव होता है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। अगला जो डिफरेंस है वो है, देखो, एक थर्मोडायनेमिक्स का टर्म होता है एंट्रोपी का चेंज। अब चूंकि आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा तो इसको अभी याद कर लोगे। थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। डेल्टा एस कहते हैं, एस का मतलब एंट्रोपी और डेल्टा एस का मतलब चेंज इन एंट्रोपी। तो एंट्रोपी बताता क्या है, जो चीज जितना बिखरा हुआ होता है, डिसऑर्डर्ड होता है, उसकी एंट्रोपी उतना ज्यादा होती है। जैसे गैस बिखरा हुआ है तो उसका एंट्रोपी उतना ज्यादा होगा, किसके रिस्पेक्ट में, लिक्विड के रिस्पेक्ट में। लिक्विड के एंट्रोपी जो है वो सॉलिड से ज्यादा होती है। यानी जो चीज जितना बिखरा हुआ है, फैला हुआ है, सजा हुआ नहीं है, उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा होती है। तो आइडियल सॉल्यूशन या कोई भी सॉल्यूशन जब भी हम मिलाते हैं, कभी भी दो लिक्विड को मिलाओ, दो गैस को मिलाओ, दो सॉलिड को बनाओ और सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उस केस में ना हमेशा एंट्रोपी बढ़ जाता है, क्योंकि डिसऑर्डरलीनेस बढ़ता है। खाली इतना याद रखना है। क्या सिखाया? एंट्रोपी डिसऑर्डरलीनेस को शो करता है, और कभी भी मिक्स करके हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं तो डिसऑर्डरलीनेस बढ़ जाता है। चाहे वो कोई भी सॉल्यूशन हो, आइडियल सॉल्यूशन हो या नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो। तो डेल्टा एस, एस का मतलब एंट्रोपी और डेल्टा एस का मतलब चेंज इन एंट्रोपी। मिक्स का मतलब मिलाने पर, तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है किसी भी दो चीज को मिलाओगे तो। यानी सॉल्यूशन बनाने पर चाहे आइडियल बन रहा हो चाहे नॉन आइडियल बन रहा हो, रैंडमनेस उसको बोलते हैं, डिसऑर्डरलीनेस बोलते हैं, वो बढ़ जाता है। तो डेल्टा एस यानी चेंज इन एंट्रोपी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो। ऐसे ही एक टर्म है डेल्टा जी। ये डेल्टा जी क्या होता है? चेंज इन गिब्स एनर्जी होता है। थर्मोडायनेमिक्स का एक टर्म है गिब्स एनर्जी। अब क्या होता है ये बहुत ज्यादा डिटेल में तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स में ही बता सकते हैं। यहाँ सिर्फ थोड़ा याद रख करना पड़ेगा कि गिब्स एनर्जी का जो चेंज है वो लेसर देन जीरो होता है, जबकि कोई एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि कोई एक प्रोसेस अपने आप हो रहा हो। तो लिक्विड ए को मिलाया, लिक्विड बी को आपस में मिला दिया तो सॉल्यूशन खुद ब खुद बन जाता है। बाहर से कोई फोर्स, कोई एफर्ट नहीं लगता। तो सॉल्यूशन बनाने की प्रक्रिया स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस क्या?
जो प्रोसेस स्वतः हो जाता हो बाहर के किसी एक्सटर्नल फोर्स के बिना, तो उसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। तो डेल्टा जी का मतलब गिब्स एनर्जी का चेंज उस केस में निगेटिव होता है। क्या करें सर, अभी तो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़े नहीं, तो बहुत सारा चीज समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, याद कर लोगे, अभी याद करने से भी काम हो जाएगा। बाकी थर्मोडायनेमिक्स जब हम पढ़ाएंगे तो हर चीज बढ़िया से आपको समझ में तो आ ही जाएगी। तो देखो सब निगेटिव है, डेल्टा जी निगेटिव, डेल्टा जी निगेटिव, डेल्टा जी निगेटिव। क्यों निगेटिव? क्योंकि सोल्यूशन बनाने के प्रोसेस जो है स्वतः होता, अपने आप हो जाता है। जैसे ए और बी को मिलाया कि सॉल्यूशन बन जाता है। इथेनॉल और वाटर को हम मिलाते हैं कि वो सॉल्यूशन बन जाता है बिना कुछ एक्सटर्नल फोर्स का। उस केस में गिब्स एनर्जी का चेंज, डेल्टा जी इज नथिंग बट चेंज इन गिब्स एनर्जी। थर्मोडायनेमिक का टर्म है चेंज इन गिब्स एनर्जी। फ्री एनर्जी भी कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं, चेंज इन गिब्स एनर्जी। तो अभी के पर्पस के लिए याद कर लेना कि एंट्रोपी का चेंज डेल्टा एस क्या, ये भी लिख ही देते हैं। डेल्टा एस का मतलब एंट्रोपी का चेंज। चेंज इन एंट्रोपी। और एंट्रोपी क्या? डिसऑर्डरलीनेस, रैंडमनेस। जो चीज जितना बिखरा हुआ उसका एंट्रोपी उतना ज्यादा होता है। तो मिलाने पर हमेशा एंट्रोपी बढ़ता है, अर्थात कोई भी सॉल्यूशन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। और डेल्टा जी मतलब गिब्स एनर्जी का चेंज निगेटिव तब होता है जबकि कोई एक प्रोसेस अपने आप होता है, इंग्लिश में कहते हैं स्पॉन्टेनियस। तो ये थर्मोडायनेमिक्स है, इसको आप अभी के पर्पस के लिए याद कर लेंगे। बाकी आगे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे कि एंट्रोपी क्या होता है, गिब्स एनर्जी क्या होता है। चलो भाई, तो इसको याद कर लेना, पूछता भी है। अब एक और चीज, डायग्राम हम लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन के लिए पढ़ा था, उस डायग्राम को मैं फिर यहाँ बना रहा हूँ, देखोगे सब ध्यान से। ये जो है ना, यहाँ पर प्योर बी है, मतलब ये है ही नहीं, और इस पॉइंट पर प्योर ए है। मतलब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ए का 1 के बराबर है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन बी का 1 के बराबर है, और वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर है, दिस इज वेपर प्रेशर। तो एक ग्राफ बनाया था जिसमें कि वेपर प्रेशर बी का एज ए फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो बी यहाँ पर मैक्सिमम प्ले के हिसाब से, ए यहाँ पर मैक्सिमम है और यहाँ पर ए 0 है, यानी एक्से का वैल्यू यदि 0 है, याद है फॉर्मूला, इससे बहुत न्यूमेरिकल किया था बच्चे, पी ए इट इज इक्वल टू, बोलो क्या था, पी ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई एक्स, है ना याद? हाँ। और दूसरा पी बी, तो पी बी के लिए फॉर्मूला था पी बी नॉट एंड मल्टीप्लाइड बाई एक्स बी, ये फॉर्मूला था। और पीटी के लिए भी फॉर्मूला था। पीटी के लिए क्या फॉर्मूला था? अगर हम सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें तो पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट एंड मल्टीप्लाइड बाई एक्स ए, या तो पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ये फॉर्मूला था पीटी के लिए। तो वहां से ग्राफ बनाया था, ग्राफ कुछ इस तरह से था, एक ग्राफ तो ये हो गया। ये जो ग्राफ था पीए के लिए था, और यहाँ पर मैक्सिमम है तो पीए नॉट के बराबर था, ऐसा था। इसी तरह से एक दूसरा ग्राफ ऐसे था। ये जो ग्राफ है पीबी के लिए है, वेपर प्रेशर बी का, और यहाँ पर चूंकि बी मैक्सिमम है तो ये पीबी नॉट के बराबर था। और इन दो पॉइंट्स को मिलाते थे
तो पीटी का ग्राफ बनता था। ये पीटी का ग्राफ था, है ना। तो ये पीटी का था, ये पीए का था, ये पीए का, और ये पीबी का, और ये पीटी का। इस तरह से हम लोग ग्राफ बनाए थे। तो ये तो आइडियल सॉल्यूशन में हम लोग पढ़े थे, रॉल्स लॉ को फॉलो करता है और उसके लिए सब इक्वेशन था। पी इक्वल टू पी नॉट एक्स ए, पीबी इक्वल टू पीबी नॉट एक्स बी, और पीटी के लिए पी नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी। हाँ बेटा बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है बेटा, तब जरा सुनो ध्यान से। पॉजिटिव डेविएशन वाला में ये बताओ, हम फिर से ग्राफ बना रहे हैं। अब आप लोगों से पूछ करके ग्राफ बनाएंगे ना तो सब याद रहेगा। पॉजिटिव डेविएशन वाला में ऐसा ही ग्राफ हम लोगों ने खींचना है। चलो यही हम लोग डायग्राम खींच दिए। कंपोजिशन वाला हो गया, मोल फ्रैक्शन नीचे होगा। अब यहाँ पर प्योर बी है, एकदम बिल्कुल वैसे अब लिख नहीं रहे हैं बार बार। ये प्योर बी है, यहाँ पर प्योर ए है। तो अगर ये प्योर आइडियल सॉल्यूशन रहता जैसा कि ये वाला था, तो आपका ग्राफ जैसे था वैसे बना दे। ये हो गया पीए के लिए, और ये हो गया पीबी के लिए, स्ट्रेट लाइन है, और ये हो गया पीटी के लिए, ये हो गया पीटी के लिए। मतलब आइडियल सॉल्यूशन था, तो इस तरह से ग्राफ था। आप मुझे बताइए कि पॉजिटिव डेविएशन वाला में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है कि स्ट्रांग हो जाता है? वीक हो जाता है। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि वीक होगा, तो ये मुझे बताओ कि जो पार्टिकल है, जो मॉलिक्यूल है, उसके भागने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, एस्केप करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो मॉलिक्यूल आसानी से भाग पाएगा। आसानी से भाग पाएगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। यानी जितना पहले वेपर प्रेशर बन रहा था उसके रिस्पेक्ट में नॉन आइडियल सॉल्यूशन के पॉजिटिव डेविएशन वाला में वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर इस केस में मोर एस्केपिंग टेंडेंसी हो जाता है। मोर एस्केपिंग टेंडेंसी, भागने की टेंडेंसी पार्टिकल का ज्यादा हो जाता है। मोर एस्केपिंग टेंडेंसी, तो इसका मतलब जितना आपका वेपर प्रेशर होना चाहिए था उससे ज्यादा होगा। ये टोटल वाले का है। ये ब्लैक वाला कब का है? जबकि आइडियल होता, लेकिन नॉन आइडियल है, तो नॉन आइडियल केस में वेपर प्रेशर आइडियल वाला से ज्यादा होगा। तो देखो हमने ब्लू कलर से बनाया। ये जो ब्लू कलर से हम बना रहे हैं ना, ये ब्लू कलर किसके लिए है? नॉन आइडियल के लिए। पॉजिटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल के लिए। ब्लैक वाला तो हम रेफरेंस के लिए बना दिए पूरा ना। वो बढ़ गया, अरे बढ़ गया तो एस्केपिंग टेंडेंसी में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ये मिस्टेक से नीचे से हमने बना दिया। तो ज्यादा के लिए कहाँ से बनाओगे? ऊपर से बनाओगे। तो ये ऊपर से जाएगा, और ये भी जो है वो ऊपर से जाएगा क्योंकि एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई। ये तो ये जो है वेपर प्रेशर ए के लिए, दिस इज वेपर प्रेशर फॉर ए एंड दिस इज वेपर प्रेशर फॉर बी। यानी पीए का जो वैल्यू होगा, जो आइडियल होता उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा। देखो ऊपर से गुजर रहा है। और सिमिलरली बी का जो होगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में वीक हो गया है, तो एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा। तो जो आइडियल ब्लैक वाला होता उससे ऊपर से गुजर रहा है। सिमिलरली ये जो पीटी होगा, पीटी का मतलब टोटल वेपर प्रेशर, आइडियल जो होता उससे ज्यादा होता। यदि आइडियल होता तो कितना होता? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, कितना होता? तो ये तो आइडियल केस में है। अगर नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन वाला है तो एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है, तो पीटी का वैल्यू यहाँ पर आइडियल वाला से
ज्यादा होगा, इसीलिए देखो सब ऊपर से गुजरा, ये भी ऊपर से गुजरा, ये भी ऊपर से गुजरा। ब्लैक वाला आइडियल होता तो, और ब्लू वाला नॉन आइडियल के लिए। सिमिलरली अब देखोगे सब ध्यान से, आजा भाई, निगेटिव डेविएशन वाला के लिए भी हम ग्राफ खींचना चाहते हैं। अब बताओ, निगेटिव डेविएशन वाला में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन में स्ट्रांग हो जाता है कि वीक हो जाता है? स्ट्रॉन्ग हो जाता है। स्ट्रांग। तो मॉलिक्यूल के एस्केपिंग टेंडेंसी घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगा, क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे को जोर से पकड़ेगा तो भागने नहीं देगा, भागने नहीं देगा, इसका मतलब लेस एस्केपिंग टेंडेंसी होगी। आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज क्लियर नहीं है सर। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, अब आवाज आ रही है क्या? अब आवाज जा रही है? लैग रही है आवाज सर, लैग लैग हो हो रहा रहा है? अभी भी लैग हो रहा है? ये जा रहा है? आ रहा है सर। अब आवाज थोड़ी सुधरी बेटा? कुछ बेहतर हुआ? यस सर। यस सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा नेटवर्क यहाँ पर कमजोर है, इस वजह से आवाज थोड़ा सा हो सकता, कट सकता है। लेकिन अगर आवाज सही जा रही है तो शुरू करें। यस सर। ठीक है, अच्छा, थोड़ा बेहतर हुआ है लगता है। अरे सब जो है ना, सब क्या बोले, इन लोग का एयरटेल हो या कोई हो, सब डेटा चुराता है। अब यहाँ पर देखो, अगर आइडियल होता तो पहले आइडियल के हिसाब से बना देते हैं, है ना। आइडियल होता तो ये जो वेपर प्रेशर होता वो ए के लिए होता, और ये जो बना रहे हैं वेपर प्रेशर, इन दोनों को कनेक्ट कर दोगे तो ये बी के लिए होता। सर एक ऊपर एक नीचे, ये क्या हो रहा है? ऊपर और नीचे से मतलब ये है कि जिसका वेपर प्रेशर कम है वो नीचे है, और जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा वो ऊपर है। तो चलो हमने बी का हमेशा नीचे लिया है, तो नीचे ही लेते हैं। तो ये था आपका बी का, और ये टोटल वेपर प्रेशर था। सब स्ट्रेट लाइन था, आइडियल वाला में सब स्ट्रेट लाइन होता है कि नहीं। लेकिन अब कह रहे हैं कि एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो गई तो कम वेपर बनेगा, कम वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, है कि नहीं। लेस एस्केपिंग टेंडेंसी है तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो बताओ, यहाँ जो हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए बनाने जा रहे हैं, वेपर प्रेशर इस ब्लैक लाइन के ऊपर से बनाए कि नीचे से? नीचे से। नीचे से, हाँ समझ गया एकदम बिल्कुल। क्योंकि वेपर प्रेशर जो होगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि नेगेटिव डेविएशन वाला है वो नीचे से गुजरेगा। इसी तरह से ये हो गया था बी के लिए, तो बी वाला भी जो वेपर प्रेशर होगा आइडियल में जितना होता उससे कम होगा, तो नीचे से इसे हमने इसको पास करवा दिया। सिमिलरली इसको भी नीचे से। तो ब्लू कलर से जो हम दिखा रहे हैं, दिस इज फॉर नॉन आइडियल, और ब्लैक वाला तो रिफरेंस के लिए हमने यही वाला खींच दिया है। तो ये जो हो गया वो पीटी हो गया, दिस प्रेशर इज पीटी एंड दिस इज पीए, और ये हो गया पीबी। तो हम कह सकते हैं कि पीए का जो वैल्यू होगा वो छोटा होगा अगर आइडियल होता उससे, यानी बेसिकली पीए नॉट एक्स से कम होगा। सिमिलरली पीवी का जो वैल्यू होगा वो छोटा होगा पीबी नॉट एक्स बी। ये पीबी नॉट एक्स बी किसके लिए लिख रहे हैं? यदि आइडियल होता तो ये होता। इसी तरह से पीटी का वैल्यू कम होगा किससे? इन दोनों को जोड़ करके, इन दोनों को जोड़ेंगे तो पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, तो इनसे वैल्यू ये कम होगा। निगेटिव वाला में छोटा, पॉजिटिव वाला में बड़ा। पॉजिटिव वाला में पी ए बड़ा, पीबी बड़ा, पीटी बड़ा, रिस्पेक्टिव किससे? आइडियल वाला से। और निगेटिव वाला में छोटा। पॉजिटिव वाला में एस्केपिंग टेंडेंसी जो है वो ज्यादा होता है,
नेगेटिव वाला में एस्केपिंग टेंडेंसी कम होता है। नोट कर लो। हो गया सर। हो गया सर। आगे बढ़े बेटा। चलो, जी सर। तो बेसिकली हम लोगों ने डिफरेंस समझ लिया। अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट पढ़े ना, उस पर न्यूमेरिकल भी पूछता है। कैसे न्यूमेरिकल पूछेगा अभी हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन उसके पहले सबका एग्जाम्पल भी पूछता है या एग्जाम्पल दे देता है और कहता है कि किस तरह के सोल्यूशन का ये प्रकार है, ये एग्जाम्पल है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, कौन सा एग्जाम्पल्स लें? एटलीस्ट उन एग्जाम्पल्स को याद कर लेना जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जाम्पल ही पूछता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में। तो पहले पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्योर सॉल्वेंट के बीच में होता है, वही सॉल्यूशन में जाकर के भी हो जाता है। यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर चाहिए। जैसे एन हेक्सेन लिया तो सिर्फ इसमें वॉन्डरवाल फोर्स होता है, और एन हेप्टेन ले लिया इसमें भी वॉन्डरवाल फोर्स ही होता है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, और दोनों मिल भी जाएंगे तो भी वीक वॉन्डरवाल फोर्स ही रहेगा। तो ये एक एग्जांपल तो ये हुआ एन हेक्सेन एन हेप्टेन। सिमिलरली जैसे क्लोरो इथेन या क्लोरोबेंजीन, क्लोरो इथेन भी ले सकते हैं, क्लोरो इथेन क्लोरो ब्रोमो इथेन या क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। एक ही तरह का फोर्स होता है, वीक वॉन्डरवाल फोर्स, मिलाने पर भी वैसे ही रह जाता है। या फिर जो मैक्सिमम हम लोग न्यूमेरिकल करते थे, बेंजीन लेते थे और टोलिन लेते थे, कि बेंजीन को मिलाया टोलिन को मिलाया, तो ये सब आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक ही जैसा होता है और मिलाने पर भी वैसा ही रह जाता है। पहले इसको नोट कर लो, ये सब एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में। सर सीट का क्वेश्चन नहीं करवाइएगा? करवाएंगे, ऐसा क्या है सोचता है तुम? इतना पढ़ाए हैं तो इसीलिए पढ़ाए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? प्रियांशु कुमार। किया है कुछ क्वेश्चन? देखा है सीट? यस सर। होता है न्यूमेरिकल? हो रहा था? कुछ ट्राई किया था? यस सर, कुछ कुछ होता है। कुछ ही कुछ होता है यस सर। और बाकी नहीं होता? नहीं सर। पढ़वे नहीं करता होगा ढंग से तो क्या होगा? इतना पढ़ा है वो सब हो जाना चाहिए। लिख लिया सब? यस सर। तो ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल हुआ। अब जरा देखो, पॉजिटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल देते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing positive deviation. सर एग्जाम्पल्स को याद करना पड़ेगा ये सारे? हाँ, एनसीईआरटी वाला एटलीस्ट याद कर लोगे तो यही वाला पूछता है। बहुत सारा का रीजनिंग भी है, इनऑर्गेनिक से समझ में आता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच में है कैसे। जैसे
पॉजिटिव डेविएशन वाला सोचो तो CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, इसमें पोलर पोलर इंटरेक्शन ना के बराबर होता है, और इसी में अगर हम इस सॉल्यूशन में एसीटोन मिला दें, है ना, CH3COOCH3, ये कौन सा मॉलिक्यूल? एसीटोन है। तो अब जो सॉल्यूशन तुम्हारे पास बनेगा तो इसमें पोलर पोलर इंटरेक्शन था, एसीटोन में कार्बन है, ऑक्सीजन है, और फिर दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल आएगा इसके करीब कार्बन आएगा, तो एक दूसरे में पोलरिटी के कारण पोलर पोलर इंटरेक्शन होता है। ये पोलर पोलर इंटरेक्शन वगैरह, ये सब बॉन्ड वगैरह सब कहाँ पढ़ते हो? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो इसमें पोलर पोलर इंटरेक्शन था, CH2 में नेग्लिजिबली स्मॉल था। अब क्या होगा कि मिलाओगे तो एसीटोन के दो मॉलिक्यूल के बीच में CH2 आ जाएगा, तो पोलर पोलर इंटरेक्शन लगभग खत्म हो जाता है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलाने पर वीक हो जाता है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलाने पर वीक जब भी होगा तो पॉजिटिव डेविएशन होगा। इस केस में मॉलिक्यूल के बीच में पोलर पोलर, इसको डाइपोलर भी कहते हैं, इंटरेक्शन वीक हो जाता है। becomes weaker, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो पॉजिटिव डेविएशन होगा। सिमिलरली देखो सब ध्यान से, जैसे हमने लिया H2O, सबको पता है कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन पहले मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ जाता है। और इथेनॉल C2H5OH लिया तो C2H5OH में भी OH बॉन्ड है, तो इसका ऑक्सीजन और दूसरे वाले का हाइड्रोजन, दूसरे मॉलिक्यूल का, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। लेकिन इनऑर्गेनिक के अनुसार H2O मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग था, इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना स्ट्रांग नहीं होता। तब क्या होगा, दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक इथेनॉल का मॉलिक्यूल आ जाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर का वीक हो जाता है, यानी मॉलिक्यूल के बीच में अब वीक हो जाएगा। मिलाने पर H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बिकम्स वीकर, मतलब इसके जगह पर इथेनॉल भी रहता, H2O प्लस इथेनॉल, तो भी यही हाल होता। तो H बॉन्ड यदि कमजोर हो गया, वीक हो गया, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलाने पर जब भी वीक होगा तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो ये सब एग्जांपल है जो कि पॉजिटिव डेविएशन वाले होते हैं, नोट कर लो। या इसी तरह से और भी सोच सकता है, एग्जांपल दिया हुआ है, C2H5OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पानी से भले ही कमजोर है, लेकिन एसीटोन में ना नहीं है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, इसमें निग्लिजिबली स्मॉल था एसीटोन में। अब मिलाने पर दो इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में एसीटोन आ जाता है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलाने पर वीक हो जाता है, सेमी रीजन हो जाता है, H बॉन्ड बिकम्स वीकर। सर और दूसरा एग्जांपल मिल जाएगा तो उसमें कैसे पहचानेंगे? इनऑर्गेनिक से बेटा, इनऑर्गेनिक से तुमको एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इनऑर्गेनिक पढ़ा है ना, तो वहां से और यस क्या। सर। तो इनऑर्गेनिक जहां पे भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात आती है तो केमिकल बॉन्डिंग से तुम्हें हर तरह का इंटरेक्शन फोर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। वांडरवाल फोर्स हो गया, पोलर इंटरेक्शन हो गया, है कि नहीं, तो उस तरह का जो इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, वो सब याद रहेगा तो हो जाएगा। हो गया। यस सर। Yes, sir.
तो एक्चुअली एग्जाम में नॉर्मली हमने देखा वही पूछता है, क्योंकि एग्जाम्पल तो बहुत सारे होते हैं। एनसीईआरटी वाला एकदम डिट्टो वही दे देता है। एडवांस में मैंने देखा है कई बार एग्जैक्ट वही एग्जाम्पल पूछ देता है कि ये किसका एग्जाम्पल है, तो एनसीईआरटी से लिया हुआ रहता है मैक्सिमम टाइम। तो एटलीस्ट ये तो याद होना ही चाहिए एनसीईआरटी वाला। अच्छा, अब हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं। नेगेटिव डेविएशन वाला, नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो है ही है, लेकिन नेगेटिव डेविएशन वाला है। जैसे बताओगे एसिड है HNO3 और H2O, ये पानी में अगर हम एसिड को डालें तो क्या हीट लिबरेट होते हुए देखा है? एसिड और पानी को मिलाने पर धुआं निकलता है कि नहीं निकलता है? यस सर। धुआं Yes, निकलना sir. शुरू हो जाता है। तो धुआं निकलने का मतलब हीट लिबरेट हो रहा है। डेल्टा H का जो वैल्यू है निगेटिव है। हीट जब भी लिबरेट होता है सॉल्यूशन बनने पर तो डेल्टा H निगेटिव, तो डेल्टा H निगेटिव कहाँ पाया जाता था? निगेटिव डेविएशन वाला। तो इसका एक तो हम लोग एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि डेल्टा H निगेटिव होता है, मिलाने पर हीट लिबरेट होता है एसिड और वाटर को, इसलिए निगेटिव डेविएशन वाला है। दूसरी बात, ये जो HNO3 है ना, यहाँ से रिलीज हुआ था H+, एसिड है H+, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पूरा का पूरा ही रिलीज हो जाएगा। और H2O वाला जो ऑक्सीजन है कि नहीं, OH के बॉन्ड वाला जो ऑक्सीजन है, अब ये देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस की वजह से बॉन्ड बनता है, जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना ऑक्सीजन का, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और H+ जो प्रोटॉन रिलीज हुआ, तो अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा मच स्ट्रॉन्ग होगा। H2O के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग था। H2O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझते हो, पढ़े हो ना इनऑर्गेनिक, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में पहला वाला मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे वाले का ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बनता है। हाँ, लेकिन अब जो बॉन्ड बन रहा है मिलाने पर ना, वो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर अनयूज्ड रह गया है और हाइड्रोजन जो कि प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में लिबरेट हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मच स्ट्रॉन्गर होता है। यानी अब जो हाइड्रोजन बनेगा प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के जो पेयर अनयूज्ड था, लोन पेयर, इनके बीच का कौन सा बॉन्ड? H बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर। किसके रिस्पेक्ट में? पहले जो HNO3 में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, क्योंकि N और H है ना, N और H, और इसमें भी O और H है, O और H है, तो इसमें भी H2O मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग था। HNO3 में भी था, लेकिन मिलाने पर अब जो H+ है और H2O का लोन पेयर है, उनके बीच का अब ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड बनेगा, इंटरेक्शन जो फोर्स होगा मच स्ट्रॉन्ग होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही कहेंगे इसको भी। तो इंटरेक्शन फोर्स क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि स्ट्रॉन्ग होगा तो नेगेटिव डेविएशन कहा जाएगा। नोट कर लो। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना बनाएगा सर, है कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना बनाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को देने के यहाँ पर इंटरेक्शन की जरूरत है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो H+ और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर है ना, उसके बीच में अट्रैक्शन से कभी भी H+ रहता है ना, और दूसरे तरफ इलेक्ट्रॉन हो, जैसे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच से बनता है, तो उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
हो गया सर। हो गया। तो इसी स्पेशल केस में जब इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी ओर खींचा जाएगा, होता क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचता है, वहीं से बॉन्ड बनता है। तो ये जो तुम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कह रहे हो, डेटिव बॉन्ड कह रहे हो, तो इस केस में डेटिव बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट जो बॉन्ड होगा वो एक तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही कहा जाएगा, है ना। क्या होता है उसमें, अट्रैक्शन ही होता है। ये भी पॉजिटिव ये नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर एक तरफ से खींचा जाता है, एक डोनर होता है, दूसरा एक्सेप्टर होता है। यही अगर एक्सेप्टर H+ है या H से हाइड्रोजन है तो उसको हम लोग कह देते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी तरह से एक और देखो एग्जांपल, वहां पे भी तुम बोलेगा कि ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो गया, डेटिव हो गया, बिल्कुल सही कह रहा है। तो उसी एक स्पेशल केस में उसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह देते हैं। जैसे हमने लिया, बताओगे कौन सा मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ये NH2, क्या है भाई, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है, एनिलीन, क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। यस सर। वेरी गुड, बहुत बच्चा तो बोल भी नहीं रहा है। और बताओगे इसको देख करके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर में एटलीस्ट ऐसा तो पढ़ाई होगा, ये मत कहना कि सर आगे पढ़ाई नहीं हुई है। ये एक लिख रहे हैं, ये लिख दिया H और ये O, OH ग्रुप लगा हुआ है, बोलो ये क्या है, फेनॉल। फेनॉल है। ये फेनॉल है और ये एनिलीन है। तो देखो जो हम पूछते हैं, मुझे बताओगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हो, क्या ये एनिलीन एलिनिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा, बोलो बच्चा सब। होगा, होगा क्योंकि N और H है ना, तो N और H के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। क्या ये जो फेनॉल है, फेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा कि नहीं, क्योंकि ये O है और H है, बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब मिलाने पर देखो ब्यूटी इसका कि क्या हो रहा है। इसके पास लोन पेयर है कि नहीं, यूज्ड लोन पेयर। अब ये महोदय OH ने क्या किया, अब इनके पास तो इलेक्ट्रॉन था, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। देखो सब ध्यान, पहले क्या करो, सब म्यूट कर लो तब ना ध्यान सुनेगा इसको। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, हमने लिया O और ऐसे करके H कर दिया, थोड़ा सा इनऑर्गेनिक है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। अब इसमें क्या है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, ये खींचेगा। अब इलेक्ट्रॉन पेयर ये खींचेगा तो इसका मतलब ये H+ के रूप में क्या करेगा, रिलीज होगा, हाइड्रोजन H+ के रूप में रिलीज होगा। अब ये जो H+ बना इसको फेनोलिक प्रोटोन कहते हैं। ये जो H+ बन गया, दिस इज फेनोलिक प्रोटोन। फेनोलिक प्रोटोन। तो एक बच्चा बोलेगा कि सर ये फेनोलिक प्रोटोन आया, इसके पास इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर था इसको डोनेट कर देगा, डेटिव बॉन्ड बन जाएगा, है कि नहीं, बिल्कुल सही बनेगा। लेकिन अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि निगेटिव है, और ये जो H से H+ बन गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर और इस H+ जिसको फेनोलिक प्रोटोन कहते हैं, उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। इसको हम कलर करते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर और ये फेनोलिक प्रोटोन के बीच में अब जो बॉन्ड बनेगा, जिसको एक बच्चा कह रहा है कि सर डोनेट कर देगा, कोई अट्रैक्शन ही होता है, उसी की वजह से डोनेशन होता है, और क्या। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी स्पेशल केस में हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में, बिटवीन फेनोलिक प्रोटोन और किसके बीच में, एंड लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ एनिलीन
is much stronger. पहले भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग था मॉलिक्यूल के बीच में, लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर एनिलीन का है और जो H प्लस फेनोलिक प्रोटॉन जिसको कह रहे रिलीज हुआ, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनेगा ना, उनके बीच का इंट्रैक्शन फोर्स मच मच स्ट्रॉन्गर होगा। अब चूंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया, तो किस केस में होता है? नेगेटिव डेविएशन वाला में। तो याद कर लेना, ये सब एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, यही एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, और यही आईआईटी में पूछा था ये कि किसका एग्जाम्पल है, पॉजिटिव डेविएशन का है या नेगेटिव डेविएशन का है, तो ये नेगेटिव डेविएशन का है। सिमिलरली देखो सब ध्यान से, एक और हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है? और CCl4। गर्दा उड़ा देंगे मार करके, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, ये देखो क्लोरोफॉर्म है CHCl3। पढ़ता उड़ता नहीं है जी, CHCl3 क्या बोलते हैं उसको, बोलो क्लोरोफॉर्म। तो ये क्लोरोफॉर्म है, और हम लोगों ने एक और मॉलिक्यूल लिया एसीटोन। तो क्लोरोफॉर्म में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं था, एसीटोन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं था, दोनों को मिला दिया। अब कुछ नजर आ रहा है, कुछ बच्चा को नजर आ रहा हो, बताओ क्या नजर आ रहा है? यस हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके किसके बीच में? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। क्लोरोफॉर्म वाला हाइड्रोजन, क्लोरोफॉर्म वाला जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है क्लोरोफॉर्म वाला है कि नहीं, ये वाला हाइड्रोजन, और एसीटोन का ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, जिसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं था, क्लोरोफॉर्म में भी नहीं था और एसीटोन में भी नहीं था, मिला दिए तो अब दो क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल के बीच में ये आपका एसीटोन आ गया, और दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो यहाँ पर बना, मुझे ये बताओ कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वीक हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होगा तो Strong, कौन सा sir. डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन। तो Negative हर एक deviation. एग्जाम्पल, जो भी एग्जाम्पल है, सबका रीजन है कि क्यों ऐसा होता है। अब ये सब क्लासिक एग्जाम्पल जिसको कि पूछते रहता है, बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है, नोट कर लो। हो गया सर। सबका हो गया, आगे बढ़े बेटा। यस सर। Yes, अच्छा तुम लोग ये जो बुकलेट मिला है, हमने जो पीडीएफ भेजा था, उसमें से कुछ ट्राई किए हो? यस सर। क्वेश्चन हो रहा था? यस सर। यस सर। हो रहा था, है ना? तो अभी हम अब दे देंगे, मैं भूल गया था देना, इस पे व्हाट्सएप पर भेज देंगे क्या क्या करना है, जितना पढ़ा दिया उससे, और जो नहीं होगा उसका हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी से न्यूमेरिकल भी पूछता है, लास्ट ईयर क्वेश्चन भी पूछा था जेईई मेन में। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, तुम लोग खुद ही इसको सॉल्व करोगे। 2 मोल of liquid A and 3 mole of liquid B
are mixed. Total vapor pressure of solution becomes 200 torr, torr यूनिट है, इसको mmHg भी कहते हैं, given PA naught is equal to 100 torr, PB naught is also given 200 torr, which statements are correct, मतलब एक से ज्यादा स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। क्वेश्चन का पार्ट ए मतलब ऑप्शन है solution is non-ideal with positive deviation क्वेश्चन का पार्ट बी solution is non-ideal with negative deviation intermolecular attraction in solution increases the delta V mixing greater than 0, the delta V mixing lesser than 0, इसमें एक और ऐड कर दे रहे हैं डेल्टा H mixing greater than 0, delta H mixing lesser than 0। बहुत सारा ऑप्शन दे रहे हैं हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। PT is greater than PA naught X plus PB naught XB, इतने ऑप्शन हमने दिए हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, लास्ट ईयर भी पूछा था जेईई मेन में, इसी तरह का था, एग्जैक्टली यही नहीं था लेकिन इसी तरह का था। दो लिक्विड को मिला दिया ए और बी को, और दोनों लिक्विड को मिला दिया, साइलेंट कर लो बच्चे, DCE आएगा सर। अच्छा वेरी गुड। तो दो, कौन बोल रहा है बेटा, क्या नाम है? प्रिंस कुमार। है प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार, अभी तुम ही बोल रहा था क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। नो सर। नहीं, ठीक है, इसका मतलब तू ये कर लिया, इसका मतलब उधर भी हो रहा होगा। 2 मोल ए का और 3 मोल बी का हमने मिलाया, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर 200 टॉर आया। पीए नोट और पीबी नोट दिया हुआ है, कहता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या लगता है ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? पहले हमें ये मानना पड़ेगा कि यदि सॉल्यूशन आइडियल होता तो कितना प्रेशर होता, अगर आइडियल होता तो कितना प्रेशर होता, वो अगर कैलकुलेट कर लिया तो एक्चुअल जो प्रेशर दिया उससे कंपेयर करेंगे। अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर टोटल आइडियल वाला से कम है तो नेगेटिव डेविएशन, अगर ज्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन। और एक बार पता चल जाए
कि निगेटिव डेविएशन है कि पॉजिटिव डेविएशन है, तो बाकी आंसर तो हम दे ही सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये मानते हुए कि अगर सॉल्यूशन आइडियल होता है ना, अगर आइडियल होता, ऐसे ही थोड़ा देर के लिए मान रहे हैं कि यदि आइडियल होता तो क्या कैलकुलेट करते, पीटी निकालते, और उस पीटी को हम पीटी आइडियल कह दिए, और आइडियल होता तो रॉल्स लॉ को फॉलो करता। रॉल्स लॉ क्या होता है, पीटी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए एंड प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो पी ए नॉट क्वेश्चन में दिया है 100, और एक्स ए का मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन। ए का कितना मोल लिया था, 2 मोल लिया था, और बी का 3 मोल, तो 3 और 2 5 मोल फ्रैक्शन सबको निकालने आता है। सिमिलरली पीबी नॉट दिया है 200, और मोल फ्रैक्शन बी का था कितने मोल थे, 3 मोल, तो 3 मोल ऊपर में रख दिया, और टोटल मोल 5 कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ ये कितना आ गया बच्चे, 20 दूना 40, और ये कितना हो गया 80, 18 1 24, ये हो गया आपका 40 एंड प्लस 160 आ रहा है ना, यस सर, टोटल 160। है कि नहीं, ये तो 40 से कैंसिल होगा, तो 4 दिया 12 120, 160 आ रहा है, 100 नहीं आ रहा, 160 आ रहा, 160 टॉर आया किसी का। तो अगर आइडियल होता तो 160 टॉर होता, यानी पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी का वैल्यू ये आया। दिया हुआ जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन जो एक्चुअल है, ये पीटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना कितना लिखे थे बेटा, 200 लिखे थे क्या, 200 सर। 200। यस सर। तो ये 200 दिया हुआ है रियल सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन तुम्हारे पास दिया हुआ है टॉर। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हम देख सकते हैं कि दिया हुआ जो सॉल्यूशन का पीटी है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अब जल्दी से बता दो ऐसा कहाँ होता था, निगेटिव डेविएशन में होता है कि पॉजिटिव डेविएशन में होता है, पॉजिटिव डेविएशन में सर। पॉजिटिव में। आज ही तो पढ़े, जिसको कॉन्सेप्ट याद है फटाक से क्वेश्चन को कर लिया, तो इससे बहुत चीज क्लियर हो गई कि ऐसा तब होता है कि डेविएशन पॉजिटिव होता है। नॉन आइडियल तो हो ही गया, पॉजिटिव डेविएशन वाला, और पॉजिटिव डेविएशन होता है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है कि वीक होता है, बोलो सर, वीक होता है सर। वीक होता है। कितना बढ़िया तो सीख रहा है सब, वीकर इंट्रैक्शन फोर्स। अब तो सारा जवाब दे सकते हैं भाई, आते हैं पीछे वाले स्लाइड्स पर। तो पता चल गया कि पॉजिटिव डेविएशन है, तो ये कहता है सोल्यूशन इज नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस, ये गलत हो गया, वीक हो रहा है तो ये गलत हो गया। अब पॉजिटिव डेविएशन वाला है तो डी वाला ऑप्शन सोच करके बताओ सही कि गलत। सही है। सही है सर। सही है ना। लास्ट Yes, क्लास sir. में पढ़ाया था कि डेल्टा भी मिक्सिंग पॉजिटिव वाला का पॉजिटिव होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव वाला का पॉजिटिव होता है, याद करने का तरीका भी। तो ये सही है, तो ये वाला गलत हो गया। और ये तो हम लोगों ने निकाला ही कि पीटी का जो वैल्यू है पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी से बड़ा है, तो ये भी सही हो गया। 3 ऑप्शन सही है और 3 गलत है। नोट कर लो, उसके बाद आगे वाला स्लाइड पर हम लोग आएंगे।
हो गया सर। सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब ये नोट कर लो। हो गया सर। हो गया सर। सबका हो गया? ठीक है। Yes, sir. तो देखो हम कुछ अभी एक्सरसाइज दे रहे हैं तुम लोग करने के लिए, जितना पढ़ लिए हो वो नोट कर लोगे। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1 पहले जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो नोट कर लोगे। हम बोल रहे हैं एक्सरसाइज 1 में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स है, तो उसमें जो आप करेंगे वो करेंगे शुरुआत का छोड़ करके रॉल्स लॉ से, यानी सेक्शन एफ लिखो। सेक्शन एफ में सारे क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सेक्शन एफ। उसके बाद सेक्शन जी पूरा कर लोगे। आज ही पढ़ाया है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन दिया है इसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कि क्लोरोफॉर्म को मिलाया और एसीटोन को मिलाया। क्लोरोफॉर्म का 30 ml था, एसीटोन का 50 ml था। मिलाने के बाद वॉल्यूम कितना होगा? पहले ये बताओ, क्लोरोफॉर्म एसीटोन को मिलाने पर पॉजिटिव डेविएशन होता है कि नेगेटिव होता है? नेगेटिव। निगेटिव होता है। नेगेटिव होता है तो वॉल्यूम घटेगा कि वॉल्यूम बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा। तो 30 ml और 50 ml था, तो 80 ml से कम होगा कि ज्यादा होगा? हैं? कम होगा। कम हो जाएगा। 30 ml 50 ml था। हाँ, तो इस तरह का Yes, sir. थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको कर लोगे। यानी सेक्शन जी Yes, कर sir. लोगे, एफ कर लोगे, जी कर लोगे, एच डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिसोसिएशन का इसको भी कर लोगे, यानी एच भी पूरा कर लोगे। सब सेक्शन वाइज दिया हुआ है। फिर सेक्शन आई जे ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। के ऑस्मोटिक प्रेशर पर है, कितना पहले कर लोगे, है ना? ये कितना पहले करके और फिर आगे देंगे। करने के लिए आप पूरा कर सकते हैं, पढ़ते के साथ तुम्हें पता चल जाएगा क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। सुनाई पड़ा क्या मैंने बोला? कौन कौन सेक्शन? F, G, H, I. हाँ हाँ, एक एक्सरसाइज 1 का एफ जी एच आई जे के इतना ही तक है। हाँ, यहाँ तक पूरा कर लोगे तो जितना पढ़े हो उसी से सारे क्वेश्चंस हैं। फिर आगे देंगे आपको कंसर्न, आसान आसान क्वेश्चन है रिवीजन के लिए। सब्जेक्टिव है, अब कुछ ऑब्जेक्टिव में दे देते हैं, सब कर सकता है भाई। ऑब्जेक्टिव में आप करेंगे एक्सरसाइज सेकंड, नोट कर लो। एक्सरसाइज सेकंड का सेक्शन एफ, जी नॉन आइडियल सॉल्यूशन आज हमने, हाँ लेकिन जी अभी नहीं करोगे क्योंकि पूरा अभी नहीं पढ़ा है, जो टॉप वगैरह नहीं पढ़ा है, तो एफ करोगे अभी। एच, एफ के बाद एच करोगे, फिर आई,
ये सब पढ़ चुके हो। जे के इतना पहले कर लो बेटा, है ना, उसके बाद फिर बाकी देंगे। तो ये इंजीनियरिंग वालों के लिए हुआ। अब मेडिकल वाला नोट कर लो। नीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन ए पूरा कर लोगे, सेक्शन बी पूरा कर लोगे, तुम्हारा बड़ा सिस्टमैटिक दिया हुआ है। ए बी सी डी सब सिस्टमैटिक है, इधर उधर कुछ है ही नहीं। वाह, बहुत बढ़िया है। ई एफ जी, हाँ, तो नॉन आइडियल में मैंने पूरा पढ़ाया नहीं, तो उसको छोड़ करके अप टू सेक्शन जी कर लोगे बेटा। ठीक है, इतना करके रखोगे। सब नोट कर लिया नीट वाले स्टूडेंट्स? यस ए सर। बी सी डी ई एफ जी, जी सेक्शन तक इतना कर लोगे। और कोई डॉट होगा तो डॉट नोट करके रखोगे, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। या तो खुलता है तब कर लेंगे, और नहीं तो जैसे ये खत्म होता है क्लास, एक दो क्लास में खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी करके रखो। चलो थोड़ा सा और पढ़ते हैं। तो हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। एक टर्म होता है एजियोट्रॉप और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसके बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा आज पढ़ेंगे। एनेजियोट्रॉप, आज रविराज सर पढ़ा रहे थे, बार बार लिंक आ रहा था, कोई दिक्कत थी क्या? यस सर, कनेक्ट नहीं हो पाया। कभी कभी वो बहुत दिक्कत हो जाता है नेटवर्क का। तो देखो, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद में एजियोट्रॉप समझ में आएगा। अब ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लिखे हैं ना, ये सब थोड़ा बड़ा है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एफडी लिख रहे हैं। एफडी का मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम लोग को समझना है कि ये क्या होता है। इट इज, साथ में लिख ही लोगे, ए मेथड by which liquid components having a small difference in boiling point are separated from a solution to separate liquid components by FD। FD का मतलब fractional distillation, liquid and vapor must have different
मोल फ्रैक्शन। पहले इसको लिखो, समझते हैं क्या कह रहा है इंग्लिश में। हो गया सर। हो गया। पढ़ रहे हैं हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड एजियोट्रॉप, लेकिन एजियोट्रॉप को समझने के लिए पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को समझना जरूरी है। देखो क्या कहता है, मान लो कि हमारे पास दो लिक्विड्स है, एक ए है और दूसरा बी है, दोनों को मिला दिया, सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो ए भी वोलेटाइल है, बी भी वोलेटाइल है, दोनों का वेपर बनता है। वोलेटाइल तो होना जरूरी है, दोनों का वेपर बनता है। तो किसी टेम्परेचर पर ए और बी दोनों का वेपर बनेगा। ऊपर में बादल जैसा बनाए, बेसिकली क्या है, वेपर है। तो नीचे वाला को बोलते हैं, सबको याद है, लिक्विड फेज कहते हैं, लिक्विड फेज। और ऊपर वाला को बोलते हैं वेपर फेज, ये वेपर फेज। हाँ, ऊपर वाला कहा जाता है वेपर फेज, नीचे वाला लिक्विड फेज। तो क्या ये रहा है कि अगर दो लिक्विड को आपने मिला करके सॉल्यूशन बनाया है और दोनों लिक्विड में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है बहुत ज्यादा नहीं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो पेट्रोल और डीजल के बीच में जो बॉइलिंग टेम्परेचर है उसका डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, कम होता है। तो ऐसे दो लिक्विड का सॉल्यूशन और उनको हमको सेपरेट करना है, पेट्रोल को अलग कर देना है और डीजल को अलग कर देना है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी तुम लोग पढ़ते हो, डीजल को अलग करना है, पेट्रोल को अलग करना है, केरोसिन को अलग करना है। तो यहाँ दो ही लेते हैं, मान लो कि पेट्रोल और डीजल है, जिसको ए और बी कह दिया, उनको हमको अलग करना है। तो उनके सॉल्यूशन से इन कंपोनेंट्स को, लिक्विड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से लिक्विड कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर पाए, इसके लिए एक क्राइटेरिया है कि ये जो मोल फ्रैक्शन है, ए का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में हम कहेंगे एक्स ए है, और बी का जो मोल फ्रैक्शन जैसे लिखते थे वैसे लिखेंगे एक्स बी है। मोल फ्रैक्शन इसका एक्स ए, दूसरे का एक्स बी, और ए और बी ऊपर में भी है, वेपर में भी है। तो ए का मोल फ्रैक्शन वेपर में लिखते थे वाई ए और बी का लिखते थे वाई बी, है ना। वेपर कंपोजिशन हुआ, ये लिक्विड कंपोजिशन हुआ। तो कहता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से लिक्विड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए लिक्विड का कंपोजिशन और वेपर का कंपोजिशन डिफरेंट होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात मोल फ्रैक्शन ए का जो लिक्विड फेज में है और इसको हम यदि बॉयल करें सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, तो इसका मोल फ्रैक्शन वाई ए के बराबर नहीं होना चाहिए। अरे डिफरेंट होगा तब ना फिर से इसको कंडेंस करेंगे, फिर बॉयल करेंगे। अगर सेम ही रह गया, मान लो इसका मोल फ्रैक्शन 0.2 था, वेपर में बॉयल करने के बाद 0.2 ही रह गया, तो न तो ये अलग हो रहा है न तो बी अलग हो रहा है। सिमिलरली जो मोल फ्रैक्शन बी का है वो बराबर नहीं होना चाहिए लिक्विड फेज में और वेपर फेज में। सर ऐसा क्यों? अगर बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? अरे बराबर अगर रह गया, मान लो 0.2 है, समझने के लिए ये 0.2 है, तो ये भी कितना रहा 0.2, ये कितना हो गया 0.8, तो ये कितना हो गया 0.8। तो आप सेपरेट करना चाह रहे हो, तो सेपरेट हुआ क्या? हुआ नहीं ना हुआ, मोल फ्रैक्शन तो सेम ही रह गया, तो बिल्कुल सेपरेट नहीं हुआ। क्या करेंगे, वेपर बनेगा, फिर से कंडेंस करोगे, फिर से बॉयल करोगे, तो मोल फ्रैक्शन सेम ही रह जाएगा। यानी मोल फ्रैक्शन अगर डिफरेंट हो जाए, जैसे 0.2 था तो 0.4 हो जाए और ये 0.6 हो जाए, यानी एक का मोल फ्रैक्शन किसी का वेपर में बढ़ता जाए, दूसरे का घटता जाए, तो एक अमीर होता जाएगा, दूसरा गरीब होता जाएगा। उस प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे तो सेपरेट हो सकता है। यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करने के लिए ये जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में है और वेपर फेज में है,
वो दोनों बराबर नहीं होना चाहिए बल्कि डिफरेंट होना चाहिए, तभी उन लिक्विड्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम सेपरेट कर पाएंगे। नोट कर लो, इसके बारे में अगले क्लास में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। हो गया सर। सर बैक कीजिए। तो ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं एजियोट्रॉप थियोरेटिकल टॉपिक है और बोर्ड में भी बहुत पूछता है और सारे एग्जाम में भी पूछता है, तो बढ़िया से इसको समझ लेना है। इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरी है, तो जब तक आप थ्योरी को समझेंगे नहीं तो आंसर नहीं दे पाएंगे। हो गया? सेकंड पेज। यस सर। हो गया, हो गया सर। हो गया बेटा? हो गया सर। क्लोज करें आज के लिए। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। सर